और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी जुड़ गई हैं। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका। और जैसा कि हमारे शो का नाम है द इनसाइड स्टोरी, तो मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस बजट की इनसाइड स्टोरी आपको क्या नजर आ रही है, क्या कहता है बजट? नहीं, देख, मैं इतना ही कहूँगी कि बजट न सिर्फ वर्तमान में भारत को सशक्त करने का बजट है, बल्कि विकसित भारत और भविष्य के भारत के निर्माता जो होंगे उनको किस प्रकार से समर्थन मिलेगा, ये बजट उसका संकेत है। आज 3-4 प्रमुख बिंदु आपके सम्मुख मैं अपनी ओर से बताना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते मैं गौरवान्वित हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, लगभग 9 करोड़, उनकी जो टैलेंट है उसको किस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक धरा पर और भी सशक्त किया जा सके, आज उसका फ्रेमवर्क इस बजट में मिला है। साथ ही साथ मैं 2 सीनियर सिटीजन्स की बेटी हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ कि सीनियर सिटीजन्स की दृष्टि से आज जो बजट में घोषणाएं हुई वो न सिर्फ बजट की दृष्टि से बल्कि उनकी सुविधा, आर्थिक सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक सराहनीय कदम है। और साथ ही साथ अगर आप मैक्रो पिक्चर देखें तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंड में इजाफा हुआ है आज के इस बजट में 33%, वो इस बात का संकेत है कि न सिर्फ नव निर्माण का संचार होगा बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज का भी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की वजह से हमारे देश में संचार होने वाला है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री जी का विशेष अभिनंदन देती हूँ कि हाईएस्ट एलोकेशन फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री आज के इस बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने की है। जी स्मृति जी, आपने इतनी सारी बातें बताई बजट को लेकर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र के जो प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी, जिन्हें आपने हरा दिया था पिछली बार चुनाव में, वो अमृतकाल बजट जो आपने ट्वीट किया वो कह रहे हैं कि दरअसल ये मित्रकाल बजट है। और कौन है वो मित्र जिसका अभिनंदन आज इस बजट में हुआ है? वो मित्र वो 80 करोड़ नागरिक हैं जिनको मुफ्त का अनाज एक और साल 2 लाख करोड़ के खर्चे से मोदी सरकार दिलवाएगी। आज मैं अभिनंदन करती हूँ कि आपने गरीब को मोदी का मित्र कहा। ये वो व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को घर मिला और इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% के बजट की एलोकेशन की वृद्धि हुई है। आज आपने उस गरीब को, जिसको घर मिलने वाला है, जिसको घर मिला है, उसको मोदी का मित्र कहा। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार टॉयलेट मिला है और उन लोगों को आपने आज मोदी का मित्र कहा है। अमृतकाल में ऐसी मित्रता से ही तो भारत पूर्णतः विकसित होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं, जुमला बजट कह रहे हैं कि ना महंगाई के लिए सरकार कुछ काम कर रही है, गरीब तो उनके उसमें है ही नहीं रडार पर। तो क्या 80 करोड़ लोग जिनको अनाज मुफ्त में जा रहा है 2 लाख करोड़ के व्यय से, क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दृष्टि से बाहर हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का पहली बार खाता मोदी सरकार ने खोला? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि मोदी सरकार ने पहुंचाई? क्या कांग्रेस इस बात को नकार सकती है कि आज अगर आप छोटा सा एक उदाहरण ले लें, महिला की बात करते हैं, तो क्या कभी भी कोई जन औषधि केंद्र हमारे देश में था जब कांग्रेस की सरकार थी? क्या ऐसे केंद्र में 1 रुपये का सैनिटरी पैड मिलता था जो मोदी सरकार आज दिलाती है? सामान्य परिवार से पूछ लीजिए जहाँ पर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो, डायबिटीज़ की दवा में 80% की कटौती कर वो दवा आज जन औषधि केंद्र में मिलती है, जहाँ पर खड़गे साहब नहीं जाते लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाते हैं। डायलिसिस का खर्चा ले लीजिए, आज डायलिसिस का खर्चा मोदी जी द्वारा जो संचालित डायलिसिस सेंटर्स हैं 627 ज़िलों में 1324 लगभग वैसे सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप 1100 रुपये का डायलिसिस करा लें, ओपन मार्केट में अगर जाकर कराते हैं 2000 रुपये से ज़्यादा खर्चा आता है। तो क्या ये सारे काम कांग्रेस पार्टी झुठला सकती है? और अगर इतना ही झूठ लगता है तो मैं खड़गे जी को आमंत्रित करती हूँ। अमेठी में गौरीगंज में तिवारी जी हैं, 2 दिन पहले ही उनसे मिल के आई हूँ। जीवन भर उनको एक ही इस बात की चिंता रहती थी कि डायलिसिस सेंटर लखनऊ में है, सबको अमेठी से 1.5 घंटा 2 घंटा दूर जाकर लखनऊ में व्यवस्था कोई प्राइवेट लेने में तलाशनी पड़ती थी। आज मेरे संसदीय क्षेत्र में वो व्यवस्था सरकार ने खड़ी कर दी है।
इससे तो वो भी इनकार नहीं कर सकते और वो परिवार भी जो वहां पर रात जमाए बैठे थे। जी, और पी चिदम्बरम जो कि वित्त मंत्री रहे हैं स्मृति ईरानी जी, वो तो जनता से कटा हुआ बजट बता रहे हैं इसे। क्या वजह आपको नजर आती है, मतलब उनके चश्मे से क्यों ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, उनके चश्मे से क्या नज़र आता है वो तो जांच एजेंसियां जाने, लेकिन मैं इतना कह दूं कि जब पी चिदम्बरम जी के पास विपक्ष के जब सरकार चल रही थी तब उनके पास 4-5 चीज़ें ही गिनाती हूँ। गृहिणी की दृष्टि से आपको एक छोटी सी चीज़ गिना देती हूँ, टूथपेस्ट। चिदम्बरम साहब उस पर 27% टैक्स लगाते थे, निर्मला जी ने टैक्स घटा दिया, उस पर 18% या उससे कम किया है। चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे तो होम लोन पर शायद हम लोग EMI 10.15% दिया करते थे, जो निर्मला जी ने दिसंबर का आंकड़ा निकाल लें तो 8.45% का रहा। अगर चिदम्बरम जी का आप वित्तीय बजट देख लें तो उस वक्त अर्बन लोकल बॉडी जो है, जो शहरों में नाली का काम करती है, कचरा उठाने का काम करती है, पूरे उनके कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने दिया। मोदी सरकार में 18 लाख करोड़ रुपए गए हैं 2022 तक। तो चिदम्बरम साहब की वित्तीय दृष्टि क्या है, जैसे कि मैंने कहा, ये वो जाने। लेकिन आज अगर आप सहूलियत की दृष्टि से बात करें तो एक एक आंकड़ा तो गृहिणी के नाते मैंने गिना दिए आपको, लेकिन फिर वो क्या जाने जो लाल और हरी मिर्च का फर्क नहीं जानते। अच्छा स्मृति ईरानी जी, एक बात बताइए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान आपको नजर आते हैं? जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी इस बजट से। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिन जिन नेताओं का उल्लेख कर रहे हैं वो विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज अगर विपक्ष प्रफुल्लित होता तो मुझे चिंता होती। देश प्रफुल्लित है, देश खुश है इस बजट से, इस सरकार की यही उपलब्धि है। विपक्ष का नाराज होना, निराश होना इस बात का संकेत है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं तो आज छोटा सा, आपको मैंने टूथपेस्ट गिना दिया, आपको साबुन का मैं गिना देती हूँ, लाइट बल्ब गिन लीजिए। LED का वाइट बल्ब अगर किसी के घर में इस वक्त जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं अगर जल रहा हो तो उसकी कीमत मोदी सरकार आने से पहले 310 रुपये थी, घट के 70 रुपये हो गई। तो ऐसे घर की कितनी चीजें मैं गिना दूंगी। आज अगर मध्यम वर्गीय परिवार नौकरी पे जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं आप ये मंशा रखते हैं या ये संकल्प रखते हैं कि हम मेट्रो में जाएंगे। जब इनकी सरकार थी केंद्र में तब 5 शहरों में मेट्रो का ये काम करते थे, लेकिन लगभग 34,000 करोड़ रुपया देते थे। मोदी सरकार ने 20 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क खड़ा किया है, 3 गुना ज़्यादा पैसे वहाँ पर लगाए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 10 लाख करोड़ का खर्चा होगा और जो निर्मित होगा उसमें भी तो नौकरियों का संचार होगा। और चलिए, मिडिल क्लास और नौकरियों की अगर आप बात करते हैं, बार बार आपने मुद्रा योजना का उल्लेख सुना होगा। मुद्रा योजना में 70% जो लाभार्थी हो महिलाएं, लेकिन मिडिल क्लास की अगर आप दृष्टि से देखें 12 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरी उसमें मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया, अपना व्यवसाय किया, लोन चुकाया। जब व्यवसाय किया तो अकेले तो नहीं किया होगा, किसी एक को तो नौकरी साथ में दी होगी। अगर अकेले भी किया तो भी 12 करोड़ लोग व्यवसाय से जुड़े। अगर एक को भी नौकरी दी तो 24 करोड़ लोगों के हाथ में काम आया। और अगर आप EPFO का नंबर देखें तो वोट दुगना होकर 27 करोड़ लोग आज EPFO के हिस्सा बन गए हैं। तो EPF तो तभी कटाता है ना जब वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होता है, फॉर्मल जॉब का हिस्सा होते हैं। इसको तो बड़े से बड़े अर्थशास्त्री नकार नहीं सकते। देखिए स्मृति जी, आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार अगर बजट पेश करती है तो विपक्ष से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बजट की तारीफ कर दें, लेकिन फिर भी इस बजट पर ठगी के भी आरोप लग रहे हैं। मैं चाहूंगा उसका भी जरा जवाब दीजिए। ममता बनर्जी ने कह दिया गरीब विरोधी, भगवंत मान साहब का बयान आया कि पंजाब को ठगा गया, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को ठगा गया। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ दोबारा आपसे महोदय, बहुत विनम्रता के साथ। 80 करोड़ नागरिक जिनको मुफ्त में अनाज मिलने वाला है, क्या वो बंगाल में, बिहार में, पंजाब में नहीं रहते? वो खर्चा तो ना ममता जी उठाने वाली है, ना मान साहब उठाने वाले हैं, ना तेजस्वी जी उठाने वाले हैं। इनकार कर सकते हैं क्या कि मोदी ने जो राशन भेजा मैंने दिया नहीं? अच्छा स्मृति जी, ये मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है उसका आखिरी इनकार कर सकते हैं क्या? इतनी सौगातें दी गई, इनकार कर सकते हैं क्या? हाँ जी, इतनी सौगातें जनता को दी गई जो आप बता रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। पहुंचाई बंगाल में, अंतरिम पंजाब बजट में, बिहार में ऐलान हो सकते हैं। तेजस्वी जी इनकार कर सकते हैं? देखिए, आप चाहते हैं कि मैं वित्त मंत्री की भूमिका में आपसे इंटरव्यू करूं। अगर वित्त मंत्री भी आज आपके सामने बैठी होती तो इस प्रकार का जवाब आपको नहीं देती।
क्योंकि संविधान से चलता है देश, टीवी चैनल से नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। जी जी, और आगे हमारे साथ जुड़ेंगी मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी। इसके अलावा हमारे साथ अश्विनी वैष्णव भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बजट की इनसाइडर स्टोरी हम समझेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।